मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ जो किया वह सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद 3 साल बाद ही वह एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस समय से मेरे भैया भाभी ने ही मुझे पाला पोसा था, इसलिए भाभी को रोता देखकर मेरा दिल तड़प जाया करता था। लेकिन मैं चाह कर भी कभी कुछ नहीं कर पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। उस समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा कि आखिर वह भैया के कमरे में सुबह सुबह बाहर आकर इतना क्यों रोती है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का मुंह बहुत ही अजीब होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे थे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भैया आखिर मेरी भाभी के साथ रात में करता क्या है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा मुझसे उन किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती थी, और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी और वह कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे, जैसे बहुत खुश हो और वह भी क्या हाल है। ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे में निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती थी। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी होती और आंसू बहाती रहती थी, या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता था। कभी मेरी भैया की परेशानी बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठे और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता था किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कपकपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भाई उनके साथ रात को ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाए, मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर डर नजर आने लगता था। भाभी हर रात भाई के कमरे में सोने के लिए नहीं चाहती थी, मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती भैया अपने साथ लेकर जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक न सुनते। भैया की आवाज़ से मोहब्बत की सी ऐसी चाशनी घुली होती क्यों, सुनने वाला हैरान हो जाए। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी भैया भाभी को कमरे में ले जाकर लेकिन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए उनका रोना तड़पना देखना बहुत ही मुश्किल है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में न जाने दूँ, लेकिन मैं किस तरह भाई को इसका मना कर नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। अगर घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया कि मैं परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को अपना रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थी क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे भाभी और भाई के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते हैं? अंकिता ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से उन्हें देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वो अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात न समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर ही अटक गई।
आखिर अंकिता ने यह सवाल क्यों पूछा? मैं घर वापस आई तो चाची भाभी के चचेरे भाई का आना जाना लगा रहता था। अंकल बैठे हुए थे, वह दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी के बचपन से ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वह दोनों बचपन से एक साथ रहते हैं। फिर प्रियांक अंकल अमेरिका चले गए और भाभी की शादी हो गई। भाभी की शादी को 17 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक ठाक था। फिर मैं ही छोटी और ना समझ, लेकिन कुछ साल में मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी भाभी की तकलीफ की वजह है और इसी बात से मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। प्रियंक अंकल से मेरी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। प्रियंक अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया यार मिलने आया है तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसा पता चलेगा, भाई सुबह काम पर जाते हैं और रात को घर आते हैं। मुझे तो प्रियंका अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा आते और भाभी का मूड अच्छा करके चले जाते थे। मेरे लिए ही बहुत आसान सामान लेकर आते। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। रात में मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उनके साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी दबी आवाज़ों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी को क्या कहते हैं। चलना सुनीता, मैं तुझे बहुत तंग नहीं करूँगा, वादा। भाई की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसे मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम भी सोचना चाहिए, और तुम्हारी बहन जवान है, वो 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी लहजे से भैया को जवाब दिया। भाई ने ज़बरदस्ती भाभी का हाथ पकड़ कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ न जाने क्या करते और अंकिता की अंग्रेजी फिल्म वाली बात हुई मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर किचन में गई। तभी भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली गई। मैंने एक बार गहरी निगाह भाभी पर डाली, जिनके बिखरे बाल जिस बात से मुझे चौंका दिया था। भाभी की कुर्ती का फटा हुआ आस्तीन था। भाभी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। बहुत जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट ली। मेरे सामने ही भाभी ने अब सुबह ही सूट पहना था, लेकिन मैं अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना लगाया कि मैं भी उठकर पानी पीने के लिए आई हूँ। वो भी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवालों का जवाब ले लूं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश रही। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने भाई पे डाली तो जैसे मुझे अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रख के मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए सूट की तरफ जा रहा था। स्कूल से वापसी पर मुझे प्रियंक अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई और प्रियंक अंकल गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने प्रियंक अंकल को
सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर प्रियंक अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, तो अपनी भाभी को अपने भाई की आज़ादी से क्यों नहीं दिलवा देती हो? कब तक तुम दोनों उनके जुल्म की चक्की में पिसती रहोगे? प्रियंका अंकल ने मुझे बहुत चित्रमंदी से एडवाइस दी। मैं यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर भाई को चालू कैसे कहती? मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि एक दरवाजे के पीछे भाई और भाभी के बीच क्या होता है। प्रियंका अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे भाई पे कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिसमें उन्हें मुझे जालिम करा दे, लेकिन भाभी की तड़प और आंसू भाई को जालिम साबित करते थे। प्रियंका अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और मैं खुद भी अंदर आ गई। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई, हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। प्रियंका अंकल भाभी के साथ बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त प्रियंका अंकल की बात को सोचती रही। भाभी और भाई के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन में भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। वह भी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्री रहती थी। भाई का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन भाभी को अपने कमरे में ले जाती, उस दिन तो रोजाना से ज़्यादा खुश महसूस होते। चौथे दिन भाई भाभी को फिर अपने कमरे में ले गई। मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। भाभी जब सुबह भाई के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर बढ़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भाई उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। भाभी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उनके बाद दोबारा किचन में बाहर नहीं आई। मैं भाभी को नाश्ता देने के बाद भैया के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो भैया मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। भैया के लहजे से इतना सहज था कि मैं वहीं इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई। भैया किसी तरह भी सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया के जुल्म की दास्तां सुनाते थे। मैं भैया को नाश्ता देने गई तो भाई मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने भाई को कहा कि मुझे भाभी के बगैर नींद ही नहीं आती और भाभी को रात को अपने कमरे में न बुलाया करें। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे। मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तो तुम्हारी भाभी पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी, लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में भी टीचर ने कहा था कि पूरा सच जाने बगैर ही कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, वो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात मेरे दिमाग में एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं भैया को पूरा सच जान कर रहूँगी और फिर अपनी भाभी को भाई से आज़ादी दिलवा दूँगी। प्रियंका अंकल ने मुझसे वादा किया था कि मैं हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगी। मेरी भाभी बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन शरीर में लंबाई में बिल्कुल अपनी भाभी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी की चुन्नी ओढ़कर भाई के कमरे में चली गई। मैं कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भाई अंधेरे की वजह से मुझे भाभी समझ बैठे थे और कहने लगे कि मेरी खुशनसीबी है सुनीता, आज तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आ गई। भाई बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए, मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। भाई की बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी क्या
उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज वह पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत मोहब्बत से कहने लगे, सुनीता छोटी जवान हो रही है, यह कहकर तू मुझसे इस कदर दूर हो गई है कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बहन जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये समझ ना आए कि भाई और भाभी एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नहीं देखा जा रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। यह कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ भाई ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि प्रियंका ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन सुनीता मैं तुझे बता दूं कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वह तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर पर जवान बहन भी है, इसलिए तू इतिहाद का दामन थाम कर रखना। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन हूँ। भाई बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद भाई को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे भाई के पास लेटी रही, लेकिन भाई तो बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए प्रियंका अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल। अगली सुबह भाई रोजाना की तरह उनका चेहरा ऐसा था जैसे भाभी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से भाई का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे भाई के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटे तो घर से बाहर प्रियंका अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से ही प्रणाम करके घर में आती थी, लेकिन मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। भाभी और प्रियंका अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। वो जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह जिसे जानने के लिए मैं इतनी बेताब थी वह इस कदर भयानक मेरे नाक के नीचे मेरे भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया जा रहा था। और अब बहुत दिन दूर नहीं जब मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, लेकिन मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने छोटी के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठा दिया है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैं खुद ही अपनी सूट का आस्तीन तक फाड़ दिया। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे आज़ादी की बात करूँ तो मेरी ननद मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी ननद को छोड़कर उसके ही घर में नहीं रहना पड़े। छोटी तो दुनिया में मेरी बेगुनाही और अपने भाई के जुल्म की दास्तान सुना देगी और मैं छोटी को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। प्रियंका अंकल हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, मैंने छोटी से भी कह दिया कि उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला जाऊंगा। भाभी प्रियंका अंकल से कहने लगी कि पहले तो की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई तो नहीं करोगे। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया था और अपना लिया था। प्रियंका अंकल मेरी भाभी का हाथ पकड़ कर कहने लगे, मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपना लूँगा और तुम्हारी ननद को हम एक अच्छे दामों में अमेरिका में बेच देंगे। बस छोटी को किसी भी तरह यह सच पता न चले कि उसका भाई जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। एक छोटी ही है जो हम दोनों को एक साथ
करवा सकती है। भाभी ने प्रियांक अंकल को यकीन दिला लिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच कर रखा है। वह दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे भाई के घर में बैठकर दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बात कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई कि प्रियांक ने पहले ही हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और प्रियांक अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप को काबू पर पा लिया। प्रियांक अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय वह भाभी की शक्ल देखी और सख्त लहजे से भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा, आखिर आपको भाई से क्या मसला है। भाभी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझके भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन प्रियांक अंकल ने उनसे शादी करने के बजाय अमेरिका नौकरी करने लगे और भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन ही मोहब्बत में अपना रंग कच्चा न होने दिया और भाभी ने दिल में प्रियांक अंकल की मोहब्बत का रंग बरसा रहा। भाभी के घर वालों ने भाभी के लिए भाई को पसंद कर लिया। भाभी जवान और खूबसूरत है, जबकि भाई उम्र में 9 साल बड़े और भाई सांवले शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि प्रियांक अंकल हैंडसम थे। भाभी के लिए भाई का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और भाभी ने अपने घर वालों को जबरदस्ती पर भाई से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह कभी भाई को दिल से अपना ही न पाई। जबरदस्ती का यह रिश्ता भाभी के लिए किसी बात की तरह, लेकिन भाभी इस रिश्ते में किसी तरह चला रही थी कि तभी भाभी की शादी को 8 साल बाद प्रियांक अंकल अमेरिका से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में भाभी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। भाभी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर प्रियांक अंकल से चुपके मुलाकातें करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात भाभी की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। भाई भाभी की सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने भाभी को बदनामी से बचा लिया और इस सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब भाई ने भाभी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी भाभी तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने प्रियांक अंकल पर सख्ती की और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बढ़ गया। उन्हें 1 साल पहले प्रियांक अंकल से दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वह भाभी के पीछे दीवाने हो गई। भाभी को तो पहले ही दिल में भाई पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि प्रियांक अंकल के पास अमेरिका का पैसा था और भाभी के लिए भाई को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और भाभी मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती थी, इसलिए भाभी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में भाई को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए हमारे सामने भाई को जालिम साबित किया और खुद बेचारी बनकर रहने लगी। इतने साल से यही सोच रही थी। भाई तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं की, फिर वह बंद कमरे में भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार भाई को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। प्रियांक अंकल जो पहले ही भाभी को 2 बार छोड़ चुके थे, भाभी उनसे न जाने कैसे तीसरी बात उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे प्रियांक अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दे रही थी और मैं जान गई थी कि इसको पूरा करने के बाद भाभी उनके लिए किसी काम की नहीं रहेगी। भाभी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया था कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और भाई को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था।
और मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन यह प्रियंक अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही भाभी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर भाभी से अपनी राह जुदा करके भाभी को छोड़ गए थे। भाभी को पता चला था कि प्रियंक अंकल भाभी को भी अमेरिका ले जाकर बेचने वाले थे और मेरे साथ भाभी के अच्छे दाम मिल रहे थे। लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काम नहीं आई तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया। वह बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। भाभी को जब की धारा से बहकर वह कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे थी। अगर भाभी और मैं उनके साथ चले जाते तो वो हमारी इज्जत को तो एक बार फिर पैसे वैसे ही बदनाम करने जैसे बड़ी मम्मी ने भाभी की इज्जत की धज्जियां दिखाने की कोशिश की थी। न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों ननद भाभी के काम आ गया कि हम प्रियंक अंकल के चंगुल से निकल गए। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना बनाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा दिया। भैया की खुशी देखने के लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और यह उनकी मोहब्बत ही थी जो भाभी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आई। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भाई को दिल से अपनाया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते हुए मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले और मेरा दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे को ढाल बनकर एक दूसरे को एक ढक लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस तरह कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर एक घंटी को आइकन को पर सेट कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।